मेरा तो नहीं है, ऐसा झुमका तो मैं पहनती नहीं हूँ, ये तो शायद, लेकिन ये यहाँ कैसे? रिद्धिमा ने उस ईयरिंग को कुणाल को दिखाते हुए उससे भी इसके बारे में पूछा, लेकिन कुणाल ने कहा कि उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कुणाल हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था। उसने लापरवाही के साथ रिद्धिमा की तरफ देखा और जवाब दिया, हो सकता है लक्ष्मी का हो, एक दिन तुमने उसके कपड़े पहने थे ना, वो यहाँ आई थी, शायद उसी दिन गिर गया होगा। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा को भरोसा हो गया, शायद वह सही कह रहा था, ये ईयरिंग्स लक्ष्मी के ही होंगे। ठीक उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसकी माँ अंबिका का फोन आया। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अंबिका ने उधर से जवाब दिया, कुणाल मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिन से बहुत अजीब सा लग रहा है। रिद्धिमा की तबीयत तो ठीक है ना? कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे माँ बेकार की चिंता कर रही हो, रिद्धिमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? जब कुणाल ने अपनी माँ अंबिका देवी से सवाल किया तो कुछ देर के लिए वह चुप हो गया। कुणाल समझ गया था कोई बात थी जो अंबिका जी उसे बताना चाहती थी, लेकिन शायद बता नहीं पा रही थी। इसीलिए कुणाल ने जोर देते हुए पूछा, क्या हुआ बताइए ना, आप परेशान क्यों लग रही हो? अंबिका जी ने जवाब दिया, कुणाल वो तुम्हारे दादाजी, उनके बारे में खबर मिली है। अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल बुरी तरह शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? दादाजी के बारे में? किसने बताया आपको? कहाँ है वो? क्या दादाजी सचमुच इस दुनिया में है माँ? कुणाल को इस तरह परेशान देखकर अंबिका जी ने उसे शांत हो जाने के लिए कहा। उधर कुणाल के मुंह से अपने दादाजी की बात सुनकर रिद्धिमा भी हैरान थी। अंबिका जी ने कुणाल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद कुणाल ने रिद्धिमा को दिल्ली छोड़ने का अपना फैसला पक्का कर लिया। अंबिका जी ने उसे कहा, देखो कुणाल, मैं अभी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जितनी जल्दी हो सके रिद्धिमा को यहाँ दिल्ली लेकर आ जाओ। उसका वहां उस गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। अपनी माँ अंबिका जी की बात सुनकर कुणाल और ज्यादा परेशान हो गया। उसने बार बार ये पूछने की कोशिश की कि उनके ये सब कहने की वजह क्या है। कुणाल अपने दादाजी के बारे में भी अंबिका जी से सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन किसी वजह से अंबिका जी ने कुणाल को उस वक्त कुछ भी बताने से मना कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद कुणाल के चेहरे पर परेशानी और डर देखकर रिद्धिमा भी परेशान हो गई थी। क्या हुआ कुणाल, क्या कहा माँ ने, वो ठीक तो है ना? कुणाल परेशानी की हालत में चुपचाप बैठा हुआ था। रिद्धिमा उसके पास आकर बैठी और कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, बताओ ना कुणाल, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कुणाल ने रिद्धिमा की बात पर सिर्फ इतना कहा, तुम्हें दिल्ली जाना होगा रिद्धिमा, देखो वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8th मंथ शुरू हो गया है। रिद्धिमा कुणाल की बात सुनकर दिल्ली जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह मन ही मन जानती थी कुणाल अब अपने बच्चे के बर्थ के लिए उसे उस गांव में नहीं रहने देगा। लेकिन रिद्धिमा बस कुछ दिन और गांव में रहने के लिए कुणाल से परमिशन लेना चाहती थी। ठीक है कुणाल, लेकिन मुझे बस 1 वीक का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम दिल्ली चलेंगे, मेरा मतलब तुम मुझे वहां छोड़कर आ जाना। हॉस्पिटल में काम ज्यादा होने की वजह से कुणाल ने 1 सप्ताह और रुकने की इजाजत दे दी। रिद्धिमा ये सुनने के बाद बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा अपना कोई अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जो शायद उसने कुणाल को भी नहीं बताया। और फिर कुणाल के हॉस्पिटल जाने के बाद रिद्धिमा जल्दी से तैयार हुई। तैयार होकर रिद्धिमा अभी हवेली के बाहर कदम रखने ही वाली थी, तभी रुक्मा देवी जी की नजर उस पर पड़ी। कहाँ जा रही है छोरी? थारे को पता ना है 8वां महीना चल रहा है, ऐसे हालात में गांव में घूमना ठीक ना है थारो। रुक्मा देवी के अचानक इस तरह टोकने के बाद रिद्धिमा घबरा गई और उसने हड़बड़ाते हुए रुक्मा देवी जी की बात का जवाब दिया, वहां मैं बस हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, डॉक्टर से मिलना था। रुक्मा देवी ने आंखों में हैरानी के एक्सप्रेशन दिखाते हुए रिद्धिमा से सवाल किया, लेकिन अभी अभी तक कुणाल गया है अस्पताल, उसके साथ क्यों न गई? रुक्मा देवी के इस तरह पूछताछ करने पर रिद्धिमा बुरी तरह घबरा गई। उसके पास रुक्मा देवी को बताने के लिए कुछ भी जवाब नहीं था, क्योंकि असल में वह किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वह कहाँ जा रही थी, और इसीलिए रिद्धिमा ने बहाना बना दिया, वो क्या है ना, उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा, और अब अचानक से ध्यान आया कि डॉक्टर से कोई जरूरी काम था, मैं चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। इससे पहले कि रुक्मा देवी रिद्धिमा से कुछ और सवाल जवाब करती, रिद्धिमा उनकी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। रुक्मा देवी हैरान होकर रिद्धिमा को इस तरह जाते हुए देख रही थी। रिद्धिमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सबकी नजरों से छुपते छुपाते रिद्धिमा उस मेडिकल क्वार्टर्स में जा पहुंची, जहां पर डॉक्टर अमित अपनी पत्नी रुचि के साथ रहा करते थे। हालांकि रिद्धिमा का दिल डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उस क्वार्टर्स में छुपे गहरे काले राज के बारे में जानने की इच्छा ने रिद्धिमा ने उस डर पर काबू पा लिया था। क्वार्टर्स के ठीक बाहर लगे लोहे के दरवाजे को धीरे से खोलते वक्त एक अजीब सी खौफनाक आवाज पैदा हुई। एक पल के लिए रिद्धिमा के कदम वहीं पर रुक गए।
जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ी तो वहाँ आंगन में एक नीम का पेड़ था, वही नीम का पेड़ जिस पर डॉक्टर अमित की लाश मिली थी। रिद्धिमा ने सहमी हुई नजरों से उस पेड़ की तरफ देखा। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, देखने में कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। उस क्वार्टर्स के दरवाजे पर ताला तक नहीं लगा हुआ था। रिद्धिमा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने लगभग एक 4 साल की बच्ची को वहां पर खेलते हुए देखा। रिद्धिमा ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ अकेली क्यों खेल रही हो? उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी नाराजगी के साथ रिद्धिमा की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से कहा, आप जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पर? रिद्धिमा ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, इस उम्मीद में कि शायद उस बच्ची के साथ वहां कोई और भी होगा, लेकिन रिद्धिमा को वहां उस क्वार्टर्स के आसपास उस आंगन में कोई नजर नहीं आया। रिद्धिमा ने एक बार फिर से पूछा, क्या कर रही हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रिद्धिमा के सवाल के जवाब में उस बच्ची ने खामोश निगाहों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, वहां। एक पल के लिए रिद्धिमा डर गई, लेकिन वो समझ गई कि शायद बच्ची ये कहना चाहती है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। रिद्धिमा बच्ची के पास गई, लेकिन रिद्धिमा को देखकर वह छोटी बच्ची नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन इस बार भी उस छोटी सी बच्ची ने रिद्धिमा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उस बच्ची की इस हरकत पर रिद्धिमा काफी हैरान थी और परेशान भी, लेकिन उसे लगा था शायद वह रिद्धिमा से बात नहीं करना चाहती थी। और यही सोचकर रिद्धिमा ने छोटी लड़की को वहां नीम के पेड़ के पास छोड़कर क्वार्टर्स के मेन डोर से अंदर की तरफ जाने लगी। रिद्धिमा ने देखा अंदर ड्राइंग रूम की दीवारों पर डॉक्टर अमित और रुचि की तस्वीरें अभी तक वैसी ही लगी हुई थी, जैसे शायद उनके जिंदा होने पर उन्होंने अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सजाई होगी। ये देखकर रिद्धिमा थोड़ी सी इमोशनल हो गई। रिद्धिमा ने धीरे से पलटकर दरवाजे के बाहर की तरफ देखने की कोशिश की और उसने देखा कि वो छोटी बच्ची वहां पेड़ के पास नहीं थी। एक बार के लिए रिद्धिमा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, शायद वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन उसे यहाँ खेलने की परमिशन किसने दे दी? गांव के लोग तो यहाँ आने में भी डरते हैं, हो सकता है किसी को बिना बताए आई होगी। रिद्धिमा बड़े गौर से उस क्वार्टर की एक एक चीज को देख रही थी, जैसे उसकी नजर शायद कुछ तलाश कर रही हो। लेकिन रिद्धिमा को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ एक नॉर्मल घर की तरह था। सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी और कुछ दिन पहले मेडिकल डिपार्टमेंट ने क्वार्टर्स की सफाई भी करवा दी थी, जिसकी वजह से वह हर चीज एकदम परफेक्ट नजर आ रही थी। जब रिद्धिमा को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिसके आधार पर वह गांव में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ पता लगा सकती थी, तो वो क्वार्टर से निकलकर बाहर आ गई। रिद्धिमा ने दरवाजे के बाहर कदम रखा ही था, तभी उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। रिद्धिमा ने पलट कर देखा, ये आवाज कैसी? और एक बार फिर रिद्धिमा दरवाजे के अंदर चली गई। उसकी नजर बेडरूम की तरफ गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रिद्धिमा जैसे ही बेडरूम में पहुंची, उसने किसी को वहां पर देखा। रिद्धिमा ने ध्यान से देखा, बेडरूम के अंदर वही लड़की थी जो कुछ देर पहले आंगन में खेल रही थी। यह देखकर रिद्धिमा हैरान रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को समझाया, इतनी छोटी सी बच्ची से क्या डरना, लेकिन इसका यहाँ अकेले खेलना ठीक नहीं है। मैंने इस घर के बारे में काफी डरावनी कहानियां सुनी है। मैं इस बच्ची को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे उससे बात करनी चाहिए। यह सोचते हुए रिद्धिमा बेडरूम के अंदर की तरफ जाने लगी और उस छोटी लड़की की तरफ आगे बढ़ी। रिद्धिमा ने जैसे ही अपने हाथ उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ाए, उस छोटी सी लड़की ने बड़े ही खौफनाक अंदाज में रिद्धिमा की तरफ देखा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मना किया था ना। उस छोटी सी बच्ची की आवाज इतनी डरावनी थी जिसे सुनकर रिद्धिमा के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल को उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। रिद्धिमा के कदम अपने आप पीछे की तरफ हटने लगे। रिद्धिमा बुरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन तभी वह बच्ची धीरे से मुस्कुराई और जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए उसने कहा, डर गई आंटी तो डर गई। रिद्धिमा समझ गई थी शायद उस बच्ची ने जानबूझकर उसे डराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी देखकर अब रिद्धिमा के दिल का डर कुछ कम हो गया था। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे तुम तो बहुत शैतान हो, एक बात बताओ, तुम्हें अकेले इस घर में डर नहीं लगता? उस छोटी लड़की ने रिद्धिमा के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वह बस वहां बेडरूम में बैठकर जमीन पर अपने हाथ में पकड़े हुए कोयले के छोटे से टुकड़े से अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। जब रिद्धिमा ने उससे सवाल किया तो उसने अपनी गर्दन हिलाकर ना कर दिया। अपने घर में कैसा डरना? उसका जवाब सुनकर रिद्धिमा आश्चर्य में पड़ गई। अपना घर?
लेकिन घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। इस बार उस छोटी लड़की ने अपनी नजरें उठाकर रिद्धिमा की तरफ देखा। रहती है ना, मेरी माँ यहाँ रहती है, इसी घर में। रिद्धिमा ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ पर है? बुलाओ जरा उन्हें। इस बार छोटी लड़की के चेहरे पर नाराजगी थी। उसने रिद्धिमा को लगभग गुस्से से घूरते हुए देखा और फिर बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था, भगवान के पास चली गई है, बार बार क्यों पूछ रही हो? उसका जवाब सुनकर रिद्धिमा एक बार फिर हैरान रह गई थी। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी माँ इसी घर में रहती है। इस बार उस छोटी लड़की ने रिद्धिमा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। रिद्धिमा उससे बात करना चाहती थी। रिद्धिमा उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही रिद्धिमा उस छोटी बच्ची के पास पहुंची, उसने झटके से पलटकर रिद्धिमा की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पेट में छोटा बच्चा है ना? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम सब बात समझती हो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़े हुए कोयले के टुकड़े से रिद्धिमा के पेट के ऊपर एक क्रॉस का निशान बना दिया। यह देखकर रिद्धिमा बुरी तरह डर गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। रिद्धिमा को छोटी बच्ची की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन नादानी समझकर रिद्धिमा ने उसे कुछ नहीं कहा और इससे पहले कि रिद्धिमा उससे कुछ कहती और उसे समझाती, वह लड़की दौड़कर वहां से चली गई। रिद्धिमा भी घर से बाहर निकल आई और चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वो लड़की कुछ इस तरह से गायब हो गई जैसे वहां वो कभी थी ही नहीं। आसपास की गलियों में और आसपास के एरिया में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। तभी अचानक किसी ने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा। रिद्धिमा बुरी तरह से शॉक हो गई और उसने जैसे पलट कर देखा, सामने लक्ष्मी खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? अचानक से इस तरह लक्ष्मी को अपनी आंखों के सामने देखकर रिद्धिमा घबरा गई। बस कुछ नहीं, बस मैं वहाँ काम से आई थी यहाँ पर। लक्ष्मी ने अपने चेहरे का घूंघट डाला हुआ था। रिद्धिमा को इस तरह घबराते हुए देखकर उसने हंसते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, काम से आई थी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या काम था आपको? रिद्धिमा ने लक्ष्मी की बात को टाल दिया और लक्ष्मी से वहां पर होने की वजह पूछी तो लक्ष्मी ने बताया कि वह गांव के उस एरिया में दूध बेचने के लिए आती थी और बस वही काम करके वापस हवेली की तरफ जा रही थी। रिद्धिमा भी लक्ष्मी के साथ हवेली लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में रिद्धिमा ने लक्ष्मी से पूछा, जानती हो, मैं आज कहीं गई थी, अगर तुम मुझसे वादा करो किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी ने बस अपनी गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। वह रिद्धिमा की बात सुनने को तैयार थी। रिद्धिमा ने बेहद धीमी आवाज में लक्ष्मी के करीब आते हुए उससे कहा, मैं उस घर में गई थी, वहां पर जहां डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी रुचि की मौत हुई थी। रिद्धिमा का इतना कहना था कि झटके से लक्ष्मी ने अपना घूंघट ऊपर किया और फिर अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से रिद्धिमा को घूरते हुए पूछा, वहां जाने की क्या जरूरत थी आपको? पता है ना, बड़ा मनहूस घर है वो। तभी रिद्धिमा को याद आया कि लक्ष्मी ने डॉक्टर अमित और रुचि की मौत के बाद उनको सबसे पहले देखा था और इसीलिए रिद्धिमा ने लक्ष्मी से पूछताछ करने के बारे में सोचा। एक बात बताओ लक्ष्मी, तुमने तो सबसे पहले डॉक्टर अमित को देखा था ना, उनकी मौत के बाद? मैंने सुना तुम वहां पहली इंसान थी जो सुबह सुबह उनके घर पर पहुंची थी। कुछ तो बताओ उनके बारे में। लक्ष्मी ने झटके के साथ अपना घूंघट वापस अपने चेहरे पर डाल दिया और फिर रिद्धिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिद्धिमा न केवल डर गई बल्कि उसे अमित और उसकी पत्नी रुचि के बारे में काफी बुरा महसूस होने लगा था। मैडम जी, सवेरे 5:30 गई थी उस दिन उनके घर, देखा डॉक्टर साहब नीम के पेड़ पर लटके हुए थे, खून खून बह रहा था उनकी लाश से, और रुचि मैडम का तो आज तक कोई कुछ पता नहीं लगा पाया है। रिद्धिमा ने यह बात सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने मन को कंट्रोल में किया, क्योंकि ये सब सुनने के बाद उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। लग रहा था जैसे गांव के बारे में बुरी आत्माओं को लेकर जो किस्से और कहानियां मशहूर है वो शायद सच है, शायद पंडित जी की कही हर बात सच है। अच्छा लक्ष्मी, क्या डॉक्टर अमित की पत्नी को सच में बच्चे नहीं होते थे? लक्ष्मी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, और यह बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि कई बार उनके घर जाती थी, मैं खुद डॉक्टर साहब को बुला कर लेकर जाती थी। और उसी वक्त रिद्धिमा ने लक्ष्मी के सामने देविका का जिक्र छेड़ दिया। देविका, उसके बारे में कुछ जानती हो तुम? उसकी आत्मा भटकती है इस गांव में, और इस घर के नीचे क्या सच है? कोई कुआं था क्या?
जिसमें कूदकर देविका ने अपनी जान दे दी थी? रिद्धिमा के सवाल पर लक्ष्मी एकदम से चुप हो गई। रिद्धिमा ने उससे कई बार देविका के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे देविका का नाम सुनकर लक्ष्मी की जुबान पर ताला लग गया हो। जब रिद्धिमा ने जोर देकर फिर से पूछा तो लक्ष्मी ने जवाब दिया, कोई बुरी आत्मा नहीं थी देविका, बहुत भली लड़की थी। ये सब पुजारी और तांत्रिक का किया धरा है। गांव की जवान लड़कियों पर जादू टोना करके उनको पेट से कर देते हैं और फिर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और वो हवेली। इतना कहकर अचानक से लक्ष्मी चुप हो गई, क्योंकि वे दोनों हवेली तक पहुंच चुकी थी और सामने खड़ी रुक्मा देवी ने शायद लक्ष्मी के कहे हुए आखिरी शब्द को सुन लिया था। इसीलिए वह गुस्से से लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। उनका गुस्सा देखकर ही शायद लक्ष्मी चुप हो गई थी। रिद्धिमा भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने भी मन ही मन लक्ष्मी से इस बारे में फिर कभी बात करने का सोचा, लेकिन अब रिद्धिमा जल्दी से जल्दी उस गांव में छुपे रहस्यों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। कुणाल उसे दिल्ली वापस छोड़कर आने वाला था और बस यह 6 दिन ही बाकी थे जिसमें रिद्धिमा को कुछ करना था। रिद्धिमा के दिल में कई दिनों से उस हवेली के ऊपरी हिस्से को लेकर भी कई सवाल चल रहे थे। आज जब उसने लक्ष्मी से बात की तो उसे लगा कि लक्ष्मी बस उसे कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन रुक्मा देवी ने बीच में आकर उस बात को वहीं पर रोक दिया। अब रिद्धिमा उस मौके की तलाश में थी जिसमें वह लक्ष्मी से खुलकर बात कर सके, और अगली सुबह रिद्धिमा को वो मौका मिल भी गया। लक्ष्मी हवेली के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रिद्धिमा दबे कदमों से उसके पास गई और उससे पूछा, कल तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी, बताओ ना लक्ष्मी, हवेली के बारे में क्या कह रही थी तुम? लक्ष्मी ने बड़ी अजीब नजरों से हवेली के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा, जैसे उन आंखों में न जाने कितनी कहानियां छुपी थी। एक अजीब सी नफरत थी लक्ष्मी की आंखों में, और डर भी। आपको क्या पता है इस हवेली के अंदर कितने गहरे राज